कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन का नेक्स्ट पार्ट है। क्लियर? तो शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे आपको कार्बोक्साइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से क्या मतलब है मेरा, देखो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क करता है चेन। क्लियर? नेक्स्ट है, क्योंकि इस ग्रुप में कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों होते हैं तो यहीं से इसका नाम पड़ा कार्बोक्साइल ग्रुप। क्लियर? यहां से इसका नाम पड़ा, कार्बोनाइल का कार्बो लेना और हाइड्रोक्साइल का जाइल पार्ट लेके हम इसे कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे हैं जो आपको नेचर में देखने को मिलते हैं। अगर हम हायर मेंबर्स जो होते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, C12 से लेकर C18 तक जो आपको देखने को मिलते हैं उन्हें हम फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इसी तरह से आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देखने को मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और अगर आपके पास एराइल ग्रुप हुआ तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब ये अल्काइल और एराइल से क्या मतलब है, देखो एराइल ग्रुप जैसे अगर आपके पास बेंजीन हुई, ठीक है, इस बेंजीन के साथ मान लो ये है COOH जो एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक एराइल ग्रुप है, और ये है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर आपको अल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो यही है कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेंबर्स होते हैं उन्हें हम फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी काम करता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे अगर हम बात करें एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एमाइड्स, एसिड क्लोराइड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, जल्दी से इसे नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। देखो दो तरह के नॉमेनक्लेचर है हमारे पास, एक आता है हमारे पास कॉमन सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC से पहले जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर चलता था वो कौन सा था, कॉमन नेम, जो हमने इनिशियली यूज किया था। ठीक है, देखो पहले हमने यूज किए थे कॉमन नेम्स। कॉमन नेम जो हमने दिए थे कंपाउंड्स को, ये किस बेसिस पे दिए थे, सोर्स के बेसिस पे। रेफर टू देयर सोर्स, नॉट टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने कॉमन नेम नहीं दिए थे, हमने इसके सोर्स के बेसिस पे नाम दिया था। यानी कि जो भी हम बात करेंगे कि जो एसिड हमारा आया था उसका सोर्स कहां से था। जैसे अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, इसकी बात करें, अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड आपको कहां देखने को मिलता है, रेड आंट में, रेड आंट, और रेड आंट में होता है फॉर्मिका, जहां से हमें मिला फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCOOH, और ये फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मिका है ये आपको रेड आंट में देखने को मिलता है, जहां से आपको नाम दिया आपने फॉर्मिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट अगर एक और हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, ये हम कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? एसिटिक एसिड कहां पे मिलता है हमें, ये विनेगर में, एसिडम।
ठीक है, इस तरह से हमने कॉमन नेम्स दिए थे। अब देखो जैसे फॉर्मिक एसिड का सोर्स रेड आर्ट में फॉर्मिका होता है और वहां से हमने नाम दे दिया इसको फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें तो विनेगर में एसिडियम हमें मिलता है, जहां से हमने इसका नाम दे दिया एसिटिक एसिड। इसी तरह से अगर हम एक और एसिड की बात करें, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H7COOH। और अगर ब्यूटेरिक एसिड की हम बात करें तो ये हमें कहाँ मिलता है बटर में, और बटर में था ब्यूटेरम, ब्यूटेरम से नाम हमने दे दिया ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर है इतना? ये तो था कॉमन नेम। देखो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की जरूरत हमें क्यों पड़ी इसके बाद, उसकी बात करते हैं। पहले जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो कॉमन नेम्स, इसके बाद कुछ और हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो है कॉमन नेम की जो हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखो अगर हम कोई भी कंपाउंड्स लें, जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, ब्यूटेरिक एसिड लिया, ये सारे के सारे हैं स्ट्रेट चेन में। बात करें इसी में अगर हम ब्रांच चेन एसिड्स की, जो ब्रांच चेन एसिड्स होंगे, या फिर हम ये कहें एंड सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, देखो पहले हमने कौन से बात की थी, जो स्ट्रेट चेन में थे। जैसे हमने एसिटिक एसिड की बात की, ब्यूटेरिक एसिड की बात की। अब हम बात करेंगे अगर इनके साथ हमें कोई ब्रांच चेन एसिड देखने को मिले या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम उसे किस तरह से नाम देंगे। तो हम ये कहते हैं ब्रांच चेन एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ पेरेंट चेन एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ पेरेंट चेन एसिड। क्लियर? जैसे CH3 CH2 CH3 COOH। ठीक है, ये जो ब्रांच चेन आई हमारे पास, इसका नाम हम इस चेन के बेसिस पे देते हैं। साथ ही साथ इसको हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को बताना है। तो इसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखो to indicate the position of branched or substituted acid ग्रीक लेटर्स का हम इसमें यूज करते हैं। द ग्रीक लेटर्स such as अल्फा, बीटा, गामा, डेल आर यूज्ड। एंड अल्फा पोजीशन कहां से आएगी, एंड द अल्फा इज वन बेयरिंग द COOH ग्रुप। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रेट पेरेंट चेन लिख लो। ठीक है, देखो पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल, इनका यूज करते हैं। और अल्फा पोजीशन वो होती है जिसके साथ आपको COOH ग्रुप देखने को मिलता है। देखो कैसे, मान लो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, अल्फा पोजीशन कहां से स्टार्ट होगी, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ का जो पहला कार्बन आएगा उसे हम अल्फा पोजीशन देंगे, नेक्स्ट बीटा पोजीशन, नेक्स्ट गामा एंड देन डेल पोजीशन। क्लियर? अब अगर हम ये कहें कि अल्फा पोजीशन पे हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप है। क्या है अल्फा पोजीशन पे, CH3 ग्रुप है। तो इसे हम किस तरह से नाम देंगे, अल्फा मिथाइल, एल्काइल ग्रुप है ना, एक कार्बन है तो इसे हम मिथाइल कह सकते हैं। अल्फा मिथाइल वेलेरिक एसिड्स, 1 2 3 4 5 वेलेरिक एसिड, 5 कार्बन है तो वेलेरिक एसिड यूज करेंगे। क्लियर? अगर इस तरह से हुआ CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 COOH। अब इसे नाम किस तरह से देंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? तो नाम किस तरह से देंगे,
अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड क्योंकि क्या है, 4 कार्बन है। तो कॉमन नेम सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हम इसके आईयूपीएसी की बात करेंगे तो उसमें भी हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं कि कॉमन नेम हमने किस तरह से दिए थे। ठीक है, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन थे इसलिए हमने वैलेरिक एसिड यूज किया। ब्यूटेरिक जब 4 कार्बन थे। ठीक है, सॉरी 3 कार्बन है, 1 2 3, तभी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, हमने देखा था ना कि बटर से निकलता है, ये बटर में ब्यूटेरियम होता है, वहां से हमने ब्यूटेरिक एसिड देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कंटिन्यू करते हुए एरोमेटिक एल्डिहाइड की। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने एलिफेटिक के बारे में बात की, इसी तरह से अगर हमारे पास एरोमेटिक एसिड्स हो तो एरोमेटिक एसिड्स को हम नाम कैसे देंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। एरोमेटिक एसिड्स आर यूजुअली as the derivative of पेरेंट एसिड। पेरेंट एसिड से क्या मतलब है मेरा, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, अगर हम बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है C6H5COOH। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको हम पेरेंट एसिड ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड। अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो, सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप हो तो अल्फा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, या फिर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो, यहां पे COOH NO2 NO2, तो ये बनता है ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है? ये तो हमने कॉमन नेम में बात की कि किस तरह से हम वहां पे नाम देंगे। ब्रांच चेन एसिड हो तो किस तरह से नाम देंगे, अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है तो किस तरह से, और अगर एरोमेटिक एसिड्स हुए तो हम उसे किस तरह से नाम देंगे। क्लियर है? कॉमन नेम के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की सबसे पहले हमें नीड क्यों पड़ी? नीड इस वजह से पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम जो थे रिपीट होने लगे थे कि एक से ज्यादा नाम जो थे हम एक नाम हम ज्यादा चीजों के रखने लगे थे। ठीक है, तो कॉमनली नेम हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा था कि इन्वेंशन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो वहां से हमें जरूरत पड़ी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। ठीक है, सेकंड हम ले रहे हैं कौन सा, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? इसमें कुछ रूल्स बने थे और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास छोटे से छोटा कंपाउंड हो हम उसको भी नाम दे सकते हैं, बड़े से बड़ा कंपाउंड हो हम उसको भी नाम दे सकते हैं। आईयूपीएसी क्या हुआ, यहां पे लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, carrying the carboxyl group
इज टेकन एज पेरेंट चेन। ठीक है, जहां पे आपको COOH ग्रुप देखने को मिलेगा उसे हम एज अ पेरेंट चेन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे उसे हम? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होती है? जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे इसकी नेमिंग। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और कि इट इज टेकन बाय replacing the E of corresponding alkane by oic acid। अब इस चीज से ना क्या मतलब है, नोट कर लो और एग्जाम्पल के बेसिस पे देखो। देखो, अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या है ये? हमारे पास एक एल्केन है CH3 1 2 3 4 CH2 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 COOH। ठीक है, 4 कार्बन यहां पे है, 4 कार्बन यहां पर है। क्लियर? मैंने कहा कि इट इज टेकन बाय रिप्लेसिंग द E ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बाय ओइक एसिड। अगर हम इस एल्केन का नाम दें तो ये बनेगा ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन। लेकिन अगर हम इसका नाम दें तो ये बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। इतना तो ठीक है। जो ये E था ना, ये E, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ओइक एसिड के साथ। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी कि लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जहां पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अगर हम एल्केन की बात करें तो वहां से हम इसके E को रिप्लेस कर देते हैं बाय ओइक एसिड्स, तो इसका नाम बन जाता है। ठीक है, इसमें हम अगर और ज्यादा एग्जांपल्स की बात करें, CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितना बना हमारे पास? हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, एक चीज और कि जब हम इसे नाम देंगे ना तो इस कार्बन को हम 1 इंडिकेट करेंगे, 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जितनी बड़ी हमारी चेन होगी हम उसी के बेसिस पे इसको नाम देंगे। ठीक है, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा वहीं से हमारी क्या हो जाएगी, इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगी, इसकी नेमिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो उसकी पोजीशन को हम किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक बार इसे नोट कर लो, साथ में लिख लो। पोजीशन ऑफ substituents is indicated by 1 2 3 and so on। ठीक है, एंड so on। मतलब हम इसमें 1 2 3 4 जितनी बड़ी हमारी चेन होगी वहीं से हम क्या, उतने ही हम इसको क्या करेंगे, नंबर करेंगे। साथ ही ये भी लिख दो कि ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्साइल कार्बन is taken as 1, is taken as 1। For example, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो इसे नाम कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप देख रहा है। फर्स्ट हमने नंबर दिया इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो नाम कैसे बनेगा इसका, वो लिखते हैं 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नाम देंगे। जैसे जैसे अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते गए, मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल लिखो CH3 CH CH3 CH2 CH CH3
COOH। तो अब हम नाम कैसे देंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे जो हमारे एल्काइल ग्रुप हैं सेम है, तो यहाँ पर हम डाई का यूज करेंगे। देखो कैसे, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास ऐसा हो CH ठीक है, कुछ ऐसा है, तब हम नाम कैसे देंगे? तब हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे आएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। क्लियर? थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर इन आ रहा था, 3 इन होता ना, इस ई को हटा के हमने ओइक एसिड लिख दिया। क्लियर? अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 एंड COOH। अब इसे नेम कैसे देंगे? पोजीशन डिसाइड कर लो, 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे यहां पे ऐसे लिख लो। ठीक है, CH2Cl है। अब नाम कैसे देंगे इसे? 3 क्लोरोमिथाइल पेंटानोइक एसिड। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे नाम देंगे। जब हमारे पास ब्रांच चेन होगी उसमें हम 1 2 3 4 यूज करेंगे एंड सो ऑन, और फर्स्ट हम किसे देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्लियर है? अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो उसे हम किस तरह से नाम देते हैं? थर्ड simplest aromatic carboxylic acid is named as benzoic acid, and others are accordingly. ठीक है, others are accordingly का क्या मतलब हुआ? देखो पहले, ये हमारा सिंपल सा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नाम हम इसे दे रहे हैं बेंजोइक एसिड। ठीक, अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है NO2, तो हम कैसे नाम देंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर? अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, NO2 तो नाम कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 2 और थर्ड पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, तो 2 3 डाइनाइट्रो
बेंजोइक एसिड। क्लियर? जब दो थे हमने क्या यूज कर दिया, डाई यूज कर दिया। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये कंपाउंड्स अलग हो, जैसे NO2 है, हो सकता है यहाँ पे Cl हो, या हो सकता है यहाँ पे CH3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसे नाम देना है। क्लियर? लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ऐसा है COOH, ब्रोमीन एंड NO2, तब हम नाम कैसे देंगे? यहां पे NO2 लिखो और यहां पे Br लिखो। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो बताती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसे हम 2 नाइट्रो पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो का बी नाइट्रो के एन से पहले आता है, इसलिए अल्फाबेटिकली भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका नाम बनेगा 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर? अल्फाबेटिकली भी हमें देखना है कि नाइट्रो ग्रुप का एन जो है और ब्रोमो का बी, इनमें देखना है कि बी पहले आ रहा है कि एन पहले आ रहा है। जो भी पहले आएगा हमें उसे पहले नाम देना है, देन बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो ये था हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसके पास होते हैं 2 ग्रुप। कौन कौन से? एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप और एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप। यही 2 होते हैं। यहां से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसका, वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से। ठीक है, ऐसा ही बनता है ना। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये हमारा। अब इसमें क्या है, इसका ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये तो अगर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट करते हुए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देता है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अपनी रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर? ये आ जाते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसका जो अपना स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो ऐसा है। ठीक है, ये इसका अपना सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो ये बात कर रही है, हम क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके, यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं? रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ये हमारे पास 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप सेकंड वाले स्ट्रक्चर को पहले वाले के साथ अगर देखो, तो सेकंड में आपको 2 चार्ज दिख रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका मतलब ये है लेस स्टेबल, क्योंकि यहां पे क्या है? चार्ज सेपरेशन। लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। ठीक है, अगर ये लेस स्टेबल है तो ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको ऐसे चार्ज सेपरेशन तो दिख नहीं रहा, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि जो ये मोस्ट स्टेबल होने की वजह से शो मोर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वाले स्ट्रक्चर की होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस, क्योंकि वो क्या है? लेस स्टेबल है। ठीक है, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड वाले इसी स्ट्रक्चर में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी भी बात करें, किसी की भी, तो देखो हमारे पास अगर हम ये स्ट्रक्चर सेकंड वाला लें, ये कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। या सिंपल स्ट्रक्चर भी देख लें, जो हमारे पास ये था, ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने कब शिफ्ट करता है वो देखते हैं। इस बॉन्ड ने क्या किया,
यहाँ पर आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हुए अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ शिफ्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ शिफ्ट करता है, और जो ये H है ये H पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाता है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, H पॉजिटिव बाहर। ठीक है, यहां से क्या होता है कि H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। क्लियर? ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बना हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन कहां से बना, क्योंकि हाइड्रोजन के दोनों, ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन जो थे, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से दोनों के दोनों ऑक्सीजन की तरफ आते हुए H को ये पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर भेज देते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और इसके अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखो इसका जो डिस्टेंस है वो है 1.22 एम्पियर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है sp2। डिस्टेंस हम अगर इसका देखें तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 1.22 एंगस्ट्रॉम। और अगर इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें वो कितनी होती है, sp2, यानी कि ये क्या करते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक, और दूसरी बात हमने इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखे और उसकी वजह से ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड, आप ये लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप ये लिख सकते हो कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is less electrophilic as compared to that of carbon of carbonyl group। ठीक है, आपने यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे और उसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ये कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये वाला कार्बन होता है ये बहुत ही कम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होती है रेजोनेंस। अगर आपने बात की थी जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में बात की थी, जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप थे, वहां पर हमने इस कार्बन को कहा था कि ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होती है। क्लियर? एक तो ये आ गई। दूसरी बात, अगर हम इस कार्बन के अराउंड बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। एक इसके पास पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड किस वजह से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से। देखो किस तरह से, ये हमारा, ठीक है, ये है इसके ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां पे क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग किस तरह से हुई, दिस वन। ठीक है, ये शो करता है यहां से फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो ये आपका पाई बॉन्ड बन रहा है ना, दिस वन, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ड्यू टू साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, इस साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से क्या होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अलग अलग बॉन्ड्स लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से, और जो ये है ये क्या है, पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग।
और ये क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है इसकी, देखो पी क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये इसकी साइडेज ओवरलैपिंग हम बता रहे हैं कि जो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है किस तरह से हो रही है, कार्बन का पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल साइडेज ओवरलैपिंग शो करते हैं और पी ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, ये इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। और ये इसकी हमने साइडेज ओवरलैपिंग बताई कि किस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।